आज की ये महामैराथन क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो भी हमारे बच्चे 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं और हिस्ट्री को मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोग पहली बार बीए का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा टेंशन होगी कि हम लोग का एग्जाम कैसा जाएगा, हमारा पेपर कैसा आएगा, हम क्या याद करें क्या नहीं याद करें, हमारा सिलेबस इतना लॉन्ग है। और अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे होता है तो आप लोगों को ओएमआर शीट मिलेगी जिसपे आपको अपने आंसर सॉल्व करने होंगे। तो गाइड, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा टेंशन होगी, तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे मन में। तो गाइड, अब बस आप लोगों की टेंशन खत्म हुई। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं तैयार किया है तो बस ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देखकर अगर आप अपने एग्जाम में जाएंगे तो आप अपने सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपके सिलेबस में जितनी भी यूनिट है 1 से लेकर 8 तक की यूनिट, उन सभी यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है ताकि आप लोगों को कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप लोग बस एक ही वीडियो से अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो देखिए, जो इतिहास शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास का अर्थ है। इतिहास, देखिए हम लोग इस इतिहास में किस चीज का अध्ययन करते हैं, पास्ट की जो घटना होती है उसका अध्ययन करते हैं। तो जो पास्ट में जो घटना घटित हुई हो उसका अध्ययन हम लोग इतिहास में करते हैं। तो देखिए, इतिहास का अर्थ होता है जो घटित हुआ हो और कब, पास्ट में घटित हुआ हो। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो घटित हुआ हो। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास मुख्य रूप से किन स्रोतों से ज्ञान प्राप्त होता है। तो यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जो प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग किन स्रोत से जानते हैं, किन मतलब हमें कैसे पता चलता है, किन स्रोत के माध्यम से। तो देखिए, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से प्राचीन भारत का इतिहास हमें पता चलता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया है। तो जो ऋग्वेद है वो संस्कृत भाषा में रचा गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत को किस नाम से जाना जाता है। तो संस्कृत को देव भाषा के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, वेदों को क्या कहा जाता है। तो जो वेद होते हैं उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पे भी पूरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वो मोहनजोदड़ो था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत में कहाँ से आए माने जाते हैं। जो यानी जो आर्य लोग थे वो भारत में कहाँ से आए थे, मतलब कहाँ से भारत में आए थे। तो वो लोग मध्य एशिया से आए थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त काल, मौर्य वंश, इन सब पे वीडियोस अपलोड है, तो आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो लेखन के आविष्कार के से पहले का काल को पूर्वैतिहासिक काल कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पुराना मानव किस काल में था। तो देखिए, सबसे पुराना जो मानव था वो पूरा पाषाण काल में था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, नव पाषाण काल में मानव ने क्या सीखा। तो देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, तो नव पाषाण काल में मनुष्य सब पे थोड़ा सा जीवन अपना गुजारने लगा था, एक जगह जीने लगा था, और खेती करना भी नव पाषाण काल में मानव सीख गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वैतिहासिक काल में चित्रकारी कहाँ पाई गई है। तो देखिए, भीम बेटका में पाई गई है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कांस्य युग की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी।
तो R.D. बनर्जी ने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में धातु का सबसे अधिक प्रयोग किसका होता था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक कौन सी धातु यूज होती थी? तो तांबा और कांसा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तांबा और कांसा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा उपयोग होती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? यानी जल को निकालने की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी थी? तो देखिए अत्यंत विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल को निकालने की जो व्यवस्था थी वो अत्यंत विकसित थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए सिंधु घाटी पे भी पूरी वीडियो अपलोड है, तो आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। आप अपनी यूनिट पढ़ रहेंगे तो आप अपने एमसीक्यू को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था। तो जो वैदिक सभ्यता थी, देखिए वैदिक काल भी दो भागों में बटी है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये इस पे हमने वीडियो बनाया है, तो आप लोग चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था तो कृषि और पशुपालन वैदिक सभ्यता का जो था प्रमुख व्यवसाय था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में राजा की शक्ति सीमित थी क्योंकि सभा और समिति उसे नियंत्रित करती थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में राजा की शक्ति सीमित थी क्यों सीमित थी? क्योंकि सभा और समिति उसे नियंत्रित करती थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी? तो वैदिक काल में जो गंगा नदी थी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता थे वो प्रजापति थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ? यानी उत्तर वैदिक काल में जो सबसे ज़्यादा किस धातु का यूज होने लगा? तो लोहे का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी सभा कौन थी? तो समिति। जो समिति थी वो उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी सभा थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, गृहस्थ आश्रम को वैदिक अवस्था में क्या कहा गया? तो इसे सर्वोत्तम आश्रम कहा गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो जो अजातशत्रु था वो बिंबिसार का पुत्र था। तो बिंबिसार किस वंश से इसका बिंबिसार किस वंश से बिलोंग करता है? तो हर्यक वंश से ये बिलोंग करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु ने किस गणराज्य को विजित किया था? तो वजित गणराज्य को विजित किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग। ये आप लोग उसके नाम से ही याद रख लीजिएगा कि शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद वंश का संस्थापक था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी घनानंद। तो देखिए जो नंद वंश था उसका अंतिम संस्थापक घनानंद था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को किसकी सहायता से हराया था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चंद्रगुप्त ने
चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध की राजधानी प्रारंभ में कौन सी थी? तो देखिए मगध की राजधानी जो प्रारंभ में थी वो ग्रीवर्ज थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए पाटलिपुत्र जो नगर था उसकी स्थापना अजातशत्रु ने की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ, अगर आप उसको पूरा तैयार कर लीजिएगा तो आप अपने पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य इन दोनों नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दोनों ए और बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? तो कौटिल्य ने जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था उसका नाम अर्थशास्त्र है। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे कि कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ को लिखा? तो अर्थशास्त्र ने। या ऐसे भी पूछ सकता है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो कौटिल्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी सेनापति को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त ने कौन सा क्षेत्र प्राप्त किया? तो देखिए चंद्रगुप्त ने कंधार और हेरात को प्राप्त किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो विवाह संधि हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इन सब पे वीडियोस बनी है, आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। आपकी जो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपने अंतिम समय में अपनाया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो श्रवण बेलगोला में निर्वाण प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन किसने किया? तो बिंदुसार ने किया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल की राजधानी थी। तो गुप्त काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल की गणना कब से आरंभ होती है? तो देखिए 319 ईसा पूर्व मान लीजिए या 320 ईसा पूर्व मान लीजिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 319 या 320। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था वास्तविक संस्थापक। वैसे तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने ही की थी, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो कुमार देवी से विवाह किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि क्यों धारण की थी? तो देखिए इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि क्यों धारण की? देखिए आपका ऑप्शन है अपनी विजय यात्राओं के कारण, अपने पुत्र समुद्रगुप्त के सम्मान में, ऑप्शन नंबर सी है अपने विवाह से लिच्छवी राज्य प्राप्त करने के कारण, ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक कार्यों के कारण। तो अपने विवाह में लिच्छवी राज्य प्राप्त करने के कारण इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल लगभग 320 ईसा से 335 ईसा पूर्व। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के जीवन का विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो इलाहाबाद का स्तंभ है, इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के जीवन का विवरण पता चलता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था?
तो हरिसेठ ने लिखा था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हरिसेठ इसके रचयिता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के दरबार का कवि कौन था? तो हरिसेठ। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में कितने राज्यों को जीत कर वापस कर दिया था? तो देखिए समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों को जीत कर वापस कर दिया? तो 12 राज्यों को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त किस कला में निपुण थे? तो देखिए जो समुद्रगुप्त थे वो संगीत वीणा वादनी में निपुण थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की मुद्रा पर कौन सी कला प्रदर्शित है? तो वीणा वादनी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त ने किन राज्यों को अधीन किया था? तो उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों को समुद्रगुप्त ने अधीन किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम था, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा को पराजित किया था? तो शक शासकों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, शकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य। जब इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हरा दिया तो उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी उज्जैन में थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? तो कालिदास थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? तो कालिदास। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी यात्री फाहियान भारत आया था किसके शासन में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाहियान किस देश से आया था? तो फाहियान एक चीनी यात्री था, वो चीन से आया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाहियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो फाहियान था उसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का अध्ययन था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो देखिए गुप्त काल को उसके कला साहित्य विज्ञान में उन्नति के कारण स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में कौन सा धर्म सबसे अधिक प्रचलित था? तो गुप्त काल में सबसे जो अधिक कौन सा धर्म प्रचलित था? तो हिंदू धर्म। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत भाषा गुप्त काल में प्रमुख थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आर्यभट्ट यह है। देखिए नाम से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि आर्यभट्ट नाम है और आर्यभट्ट ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वराहमिहिर किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो वराहमिहिर थे वो खगोल और ज्योतिष से संबंधित थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था गुप्त काल में सोने के सिक्के को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल की चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो अजंता गुफाओं में मिलता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे तो धन्वंतरी थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सक थे गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में किसने शक युग की गणना समाप्त की? तो विक्रमादित्य ने की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था? तो देखिए हुणों का आक्रमण, धार्मिक संघर्ष, आर्थिक दुर्बलता, दशा प्रथा। यानी गुप्त साम्राज्य किन कारण से खत्म हो गया था? तो हुणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल का अंतिम प्रमुख शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो देखिए हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 ईसा पूर्व
ईस्वी में हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन का राज्य किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन का राज्य पुष्यभूति वंश से संबंधित था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, पहले हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी और बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आप थानेश्वर को भी लगा सकते हैं, यानी पहले जो राजधानी थी वो जो थानेश्वर थी, बाद में उन्होंने कन्नौज को किया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के शासन के समय में भारत आया हुआ चीनी यात्री कौन था? तो ह्वेनसांग था, जो हर्षवर्धन के शासन के समय भारत आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने बाद में किस धर्म को अपनाया था? तो हर्षवर्धन ने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो देखिए, नागानंद हर्षवर्धन इसके राइटर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन का राज्य किस नदी तक फैला था? तो नर्मदा नदी तक फैला था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के समय में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के समय में प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो राजपूत शब्द का सबसे पहले प्रयोग मध्यकाल में हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूत वंश की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो देखिए, सूर्यवंश और चंद्रवंश से मानी जाती है राजपूत वंश की उत्पत्ति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल की वंश की राजधानी थी। तो गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, राजधानी भी पूछ सकता है कि किस वंश की राजधानी कहाँ थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चंदेल वंश की राजधानी कालिंजर थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो परमार वंश की राजधानी धार थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? तो अजमेर थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, अगला क्वेश्चन, चौहान वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो देखिए, चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध किससे लड़ा था? तो मोहम्मद गौरी से लड़ा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, तराइन का जो द्वितीय युद्ध है जो 1192 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुर्जर प्रतिहार की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिहिर भोज किस वंश से संबंधित था? तो प्रतिहार वंश से संबंधित था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल शासकों ने किया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो देखिए, कन्नौज था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजराज किस वंश का शासक था? तो जो भोजराज है वो परमार वंश का शासक था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज तरंगिणी में किनका उल्लेख मिलता है? तो देखिए, राज तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कलहर थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, सामंत शब्द का अर्थ है? तो सामंत शब्द का अर्थ है राजा का अधीनस्थ जागीरदार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू समाज का आधार कौन सा ग्रंथ था? तो हिंदू जो समाज का आधार था वो वेद ही था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वेद।
अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले इस्लामी शासन की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मोहम्मद बिन कासिम। आपका अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की राजधानी कहाँ थी? तो महमूद गजनवी की राजधानी गजनी थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कहाँ हुआ था? तो देखिए, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1525 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी के दरबार में कौन सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे? तो अलबरूनी जो थे वो महमूद गजनवी के दरबार में सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलबरूनी ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो किताब उल हिंद जो थी वो अलबरूनी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम तराइन युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, जो प्रथम तराइन युद्ध था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय तराइन युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो मोहम्मद गौरी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी ने भारत में अपनी विजय के बाद शासन किसे सौंपा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। तो आपका राइट ऑप्शन ए है। तो देखिए, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होती है और कुतुबुद्दीन गुलाम वंश के पहले शासक थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। देखिए, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी एमसीक्यूज बताए हैं ये आपके 1 से लेकर 8 तक की यूनिट का निचोड़ है। यानी 1 से लेकर 8 तक की जितनी भी यूनिट है आपके सिलेबस में, उन सभी यूनिट से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको आज की वीडियो में इंक्लूड कर दिया। तो बस अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली और इसको अच्छे से पूरा तैयार कर लिया तो एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।